नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना लिए थे और इस वीडियो के द्वारा हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी। तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी कि उस वाक्य में आपको कुछ शब्द मिलेंगे हिंदी के, जैसे कि उसमें हमने कीवर्ड देखा था रहा। यहाँ रहा से मतलब हो गया रहा, रही, रहे, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, ऐसे शब्द। अब प्रेजेंट की पहचान कैसे करेंगे। प्रेजेंट के लिए हमने कीवर्ड देखा था है का मतलब हो गया है, हूँ, हो, ऐसे शब्द हो तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। और रहा, रही साथ में आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। ये तो बात हुई कि हम टेंस को कैसे पहचानेंगे, मतलब हिंदी वाक्य के टेंस को कैसे पहचानेंगे। फिर हमने पहचान लिया तो उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनेगा, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्या मेन वर्ब लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंटिन्यूस टेंस कैसे बनता है। कंटिन्यूस टेंस में आपको वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो बी की कोई फॉर्म लिखनी होगी और मेन वर्ब के रूप में चौथी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की लिखेंगे। तो अब मैंने यहाँ इसमें समझाया है कि प्रेजेंट टेंस में बी की प्रेजेंट फॉर्म लिख देंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट फॉर्म क्या हो जाएगी, इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज, वर, ठीक है। तो प्रेजेंट आपको ये पता होना चाहिए बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होगी, इज, एम, आर, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉज, वर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारी, इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाएगी, वॉज, वर। ऐसे ही जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, जहां भी आप फ्यूचर टेंस बनाओगी, फ्यूचर के 4 टेंसेस बनाएंगे हम, तो फ्यूचर नाम आते ही आपको क्या ध्यान रखना है कि इस सेंटेंसेस में हमें शैल या विल का यूज करना है। किसका यूज करना है, शैल या विल का। अब कंटिन्यूस टेंस कैसे बनेगा, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। अब बी का कौन सा रूप लगाएं, इसके लिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, मतलब वर्ब का जो बेसिक रूप आता है वो लिखा जाता है मॉडल्स के बाद। तो हम भी यहाँ बी का बेसिक रूप प्रेजेंट फॉर्म क्या लिख देंगे, बी। तो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब क्या बन जाएगी इसमें, शैल बी और विल बी। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख देंगे। तो इस प्रकार तीनों टेंसेस बनेंगे। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कंटिन्यूस टेंस कैसे बनेगा, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाओगे तो बी का प्रेजेंट रूप लिख दो, इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस बनाओ तो बी का पास्ट रूप लिख दो, वॉज, वर। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूस में आपको क्या करना होगा, फ्यूचर में शैल विल तो लगेगी, उसके बाद बी का रूप बी लगा देंगे, क्योंकि शैल विल क्या है, मॉडल है। मॉडल्स के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो बी लिख दिया, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगा दिया। तो इस प्रकार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंस इससे बन जाएंगे। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई इस टेंस की। अब हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी थी, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच क्या लगाना है, नोट लगाना है, ठीक है। तो इस टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस टेंस में एक एक हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। जैसे इज हो गया, जैसे का एक ही पार्ट है, लेकिन इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे, शैल बी, विल बी। तो इनमें कैसे लगाएंगे वो इस टेंस में देखेंगे। अभी आपको क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद, कहने का मतलब इज, एम, आर के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको वर्ब की चौथी फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस सेंटेंस को बनाएंगे।
तो आप जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे उसी प्रकार इनको बनाएंगे। सबसे पहले हमने देखा है, अभी तो ये टेंस पढ़ रहे हैं लेकिन सारे हो जाएंगे, फिर आपको ऐसे पहचान करनी होगी। तो है से हमने क्या देखा, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। फिर हमें मिला रहा, तो हमने इस टेंस का नाम क्या दे दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो रहा पहचान हो गई कंटिन्यूअस की, है पहचान हो गई प्रेजेंट की। अब देखेंगे हम कि कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे है। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस टेंस बनता है बी की फॉर्म लिखो, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म में लिखो। यहाँ चूंकि हम ये टेंस पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो बी का प्रेजेंट रूप कौन कौन से हो गए, तो ये आपको ध्यान रखना है, इज, एम और आर, ठीक है। अब वही तरीका रहेगा, पढ़ा रहा है, ये क्या होगी, वर्ब क्रिया, इससे हमें पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है, ठीक है। अब कौन पढ़ा रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा वह, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया इस वाक्य का। अब ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको दो शब्द बताए थे, वो कौन कौन से थे, वो थे, पहला था क्या और दूसरा था किसको। इन दो शब्दों से हम किसी भी वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो हमने इस वाक्य में देखा कि क्या पढ़ा रहा है, तो उत्तर क्या आएगा, हिंदी। तो ये इस वाक्य का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर इसमें एक ऑब्जेक्ट और है, अब किसको से देखेंगे, किसको पढ़ा रहा है हमें, तो इस वाक्य में क्या मिल गया हमें, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब दो ऑब्जेक्ट का मतलब समझो, एक वाक्य में दो तरीके के ऑब्जेक्ट होंगे, ये मान के चलो उसको, एक को सजीव एक निर्जीव होगा। कहने का मतलब जो निर्जीव होगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो निर्जीव होगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखें कौन सा बाद में लिखें वो भी समझेंगे। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो आप कौन सा भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर आएगा, अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो तब तो आपको कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी है, और यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो तब आपको दो प्रीपोजिशन यूज करनी पड़ेगी। वो कौन सी है, एक हो गई टू, दूसरी हो गई फोर। कौन सी कहाँ यूज करें इसको जरा समझें। यहाँ टू का अर्थ क्या होगा, टू का अर्थ होगा को। जिस वाक्य में को का सेंस आए वहां तो आपको टू लगाना है, और जिस वाक्य में के लिए का सेंस आए, के लिए, तब आपको क्या लगाना है, फोर लगाना है, ठीक है। तो मोस्टली जो सेंटेंसेस है उसमें आपको को वाला ही मिलेगा। कुछ वर्ब्स है जिनके बाद आप फोर लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बाई, ब्रिंग, परचेज, ऐसी कुछ वर्ब्स हैं जिनमें के लिए का अर्थ होगा। जैसे वह अपने भाई के लिए एक किताब खरीद रहा है, तो यहाँ के लिए का अर्थ होगा। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में आप देखोगे कि वहाँ अर्थ क्या होगा, को। तब आपको क्या लगाना है, टू। लगाना कब है उसको जरा इस वाक्य से समझेंगे। जैसे हमने ये सारे देख लिए, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया, सब्जेक्ट ढूंढ लिया, और ये नहीं का मतलब नोट। अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट इस वाक्य का क्या हो गया, ही। अब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, एम, आर। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा, तो हमने यहाँ इज लिख दिया। उसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नोट लगाना है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, नोट। ही इज नोट। पढ़ाना क्या होता है, टीच। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसके आगे क्या लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म, टीचिंग। तो ही इज नॉट टीचिंग। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, पहला है हमें, दूसरा है हिंदी। तो इन दोनों को कैसे लिखेंगे, अगर हम इस सजीव ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तब तो इसके जस्ट बाद हमने अस लिख दिया, हमें अस, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या लिख दिया, हिंदी। अब मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर हम हिंदी को पहले लिखेंगे
और अस को बाद में लिखेंगे तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या प्रीपोजिशन लगानी है, टू और फॉर। यहाँ को का सेंस दे रहा है, किसको पढ़ा रहा है, हमें, तो यहाँ को का सेंस है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर हिंदी को पहले लिखेंगे तो देखिए, ही इज नॉट टीचिंग हिंदी टू अस। ठीक है, बस इतना अंतर है, ज़्यादा अच्छा ये माना जाता है आप पहले जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिखें, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखें। मतलब सजीव जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख दें, जो निर्जीव है उसको बाद में लिख दें। ठीक है, इस प्रकार इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और अफर्मेटिव में हमने देखा और इसमें देखा, सिर्फ इतना ही अंतर है कि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच यहाँ क्या लगा दो, नोट। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नोट लगाना है। ठीक है, तो अब अगला सेंटेंस देख रहे हैं, हम इन दिनों अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। सेम वही रूल फॉलो करने हैं आपको, है तो प्रेजेंट है, रहे तो कंटिन्यूस है। ठीक है, सीख रहे हैं इस वाक्य की क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। कौन सीख रहे हैं, सीखने का काम कौन कर रहे हैं, हम, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या सीख रहे हैं, अंग्रेजी, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नहीं की अंग्रेजी क्या बन जाएगी, नोट। इसमें साथ में टाइम और दे रखा है, इन दिनों। ठीक है, तो इन दिनों की अंग्रेजी होती है दीज डेज। ठीक है, धीरे धीरे हम जो बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, उससे आगे बढ़ते हुए कि जो समय सूचक, स्थान सूचक या एडवर्ब आएंगे उनको कहाँ लिखेंगे, ये भी धीरे धीरे हमें सीखते जाएंगे। जैसे इस सेंटेंस में हमने एक समय सूचक शब्द लिखा है दीज डेज, अब इसको कहाँ लिखना है, अब स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ लिखा है आरपी। आरपी मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स, जो बचे हुए भाग हैं, समय स्थान सूचक शब्द है, वो आपको बाद में लिखने हैं ऑब्जेक्ट के। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मेन वर्ब के तुरंत बाद लिख सकते हो। देखिए इस सेंटेंस में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट, वी मतलब हम, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नोट, वी आर नोट। उसके बाद मेन वर्ब सीखना, लर्न, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, बेस फॉर्म हो गई, इसके आगे आईएनजी लगा देंगे, लर्निंग। वी आर नॉट लर्निंग अंग्रेजी, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ठीक है, अब देखो इसको, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ये हेल्पिंग वर्ब लिख दी। ठीक है, नोट आ गया। उसके बाद ये क्या हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें लिखनी है इन दिनों की अंग्रेजी। तो इन दिनों क्या होता है, देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ आपको आगे इसके लिखना है दीज डेज। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप वाक्य के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो और वाक्य के लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ दीज डेज है, तो दीज डेज आप वाक्य की स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, तो वाक्य हमारा बन जाएगा दीज डेज वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश। इन दिनों हम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं। तो इस प्रकार आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो और साथ में जो भी रिमेनिंग पार्ट्स के भाग आए उनको कहाँ लिखना है इस पर भी आप गौर करते जाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा कुछ समझने वाला बात है नहीं, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नोट लगाना है। इस वाक्य में जो हेल्पिंग वर्ब की है वो भाग एक ही है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूस में जब जाएंगे हम तो इसमें दो भाग बनेंगे। तब आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के पहले पार्ट के तुरंत बाद नोट लगा देना है। ठीक है, तो ये इस टेंस में हम समझेंगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे। अब चलते हैं अगले जो सेंटेंसेज है उनकी तरफ। अगले सेंटेंसेज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हमने एक स्ट्रक्चर देखी है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, इसको देख के हम इनको बनाएंगे। चलिए, अब प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होंगे, दो तरह के होंगे। फर्स्ट होते हैं यस नो क्वेश्चन। कौन से, यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन कौन से होंगे, जिन सेंटेंसेस, जिन वाक्यों का उत्तर हम यस या नो में दे सके। जैसे, क्या तुम हिंदी पढ़ा रहे हो, तो क्या का उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं कि यस आई एम टीचिंग हिंदी, नो आई एम नॉट टीचिंग हिंदी। तो इसका उत्तर आप यस और नो में बोलोगे तो भी पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब यस और नो बोला तो उससे पूछने वाला समझ जाएगा। ठीक है,
तो ऐसे सेंटेंस जिसका उत्तर आप यस और नो में दे सको, वो यस नो क्वेश्चन होंगे। उनकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचा हुआ भाग है समय स्थान सूचक शब्द है वो लिख देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को जरा देखिए आप, इसमें और इसमें हमने क्या परिवर्तन किया है कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को क्या किया है, सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है। मतलब जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सके, उनमें आपको हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से क्या है पहले लगानी है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सेम रहेगी। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, अब दूसरे तरीके के सेंटेंस होंगे जिनमें हम WH वर्ड, ठीक है, WH वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, वो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होंगे। उनकी स्ट्रक्चर क्या होगी, सभी की एक जैसी तो नहीं होती, पर एक कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगी वो मैंने यहाँ लिख रखी है। सबसे पहले आप उस WH वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कोई बचा हुआ भाग है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर को इसको कंपेयर करने पर हम देखते हैं कि इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ WH वर्ड लगाया है। ठीक है, तो हो सकता है WH वर्ड वालों में कुछ चीज़ें हमें बीच में से गायब करनी पड़े। जैसे मान लीजिए WH वर्ड है हमारा हु से क्या पूछा जाता है, सब्जेक्ट पूछा जाता है, कर्ता पूछा जाता है। तो जिस वाक्य में वाक्य हु से शुरू होगा वहाँ यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो अलग से हम सेंटेंस देखेंगे। लेकिन जो मेन हमें समझना है वो आप यस नो क्वेश्चन समझो पहले कि आपको हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले रख देनी है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी, जो ऑक्सिलरी वर्ब लगनी है वही लगेगी, मैन वर्ब का वही रूप रहेगा। ठीक है, तो अब हम यस नो से बनने वाला एक सेंटेंस बना के देखते हैं जरा। पहला सेंटेंस हमारा है, क्या वह हमें हिंदी पढ़ा रहा है। अब इस सेंटेंस को देखिए, बनाने का वही तरीका रहेगा। आपने यहाँ है देखा तो आप इसको क्या नाम दोगे, प्रेजेंट। रहा देखा तो आप इसको क्या नाम दोगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे है, बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म से, बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म से। अब यहाँ मैंने लिखा है प्रेजेंट, तो बी का प्रेजेंट रूप बना लो। बी का प्रेजेंट रूप क्या होगा, इज, एम, आर। ठीक है, पढ़ा रहा है ये तो क्या हो गई, इस वाक्य की क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, तो उत्तर आएगा वह। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या पढ़ा रहा है, उत्तर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा, हिंदी, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा है, किन को पढ़ा रहा है, तो उत्तर आएगा हमें, तो ये भी हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट हैं। अब वाक्य की स्टार्टिंग में क्या उत्तर आया है, तो हम इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, क्या वह हमें हिंदी पढ़ा रहा है, नहीं, तो हम समझेंगे वो हमें हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। क्या वह हमें हिंदी पढ़ा रहा है, अगर हमने उत्तर दिया हाँ, इट मीन्स हम समझेंगे कि वह हिंदी नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या यस और नो से पूरा सेंटेंस का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो ये पहली कैटेगरी में आ गया यस नो क्वेश्चन। तो इसको किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह मीन्स ही। तो ही के अकॉर्डिंग हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज ही। सब हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी, सब्जेक्ट लिख दिया। अब मैन वर्ब लिखेंगे। मैन वर्ब पढ़ाना, टीच, ING फॉर्म लिख देंगे, टीचिंग। इज ही टीचिंग, सजीव ऑब्जेक्ट पहले लिख दें, इज ही टीचिंग अस हिंदी, और जो निर्जीव ऑब्जेक्ट होगा उसको बाद में लिख दें। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख देंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप बाद में लिखेंगे, तो प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हो, कहने का मतलब जो निर्जीव ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिख रहे हो, सजीव को बाद में लिख रहे हो, तब आपको प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। यहाँ को का सेंस दे रहा है, इसलिए प्रीपोजिशन क्या लग जाएगी, टू। इज ही टीचिंग हिंदी टू अस। ठीक है, तो आपको सलाह यही दी जाती है कि आप इस तरह से बनाएं। पहले आप सजीव ऑब्जेक्ट को रखें,
सजीव ऑब्जेक्ट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या हम इन दिनों अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो सेम वही स्ट्रक्चर है, वैसे ही पहचान करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सीख रहे हैं इस वाक्य की क्या हो गई? वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। ठीक है, सीखने का काम कौन कर रहा है? कौन सीख रहे हैं? हम। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ क्या बताया है? समय बताया गया है, इन दिनों। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इन दिनों की इंग्लिश हो जाएगी दीज डेज। वाक्य क्या से शुरू हुआ है और इसका उत्तर भी हम, आंसर भी हम यस और नो में दे सकते हैं, इसलिए वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हमारा सब्जेक्ट है वी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर वी लर्निंग, आर वी लर्निंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहले क्या लिखा? देखो, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद लिखी मेन वर्ब, उसके बाद हमने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट, फिर हमने क्या लिख दिया? रिमेनिंग पार्ट, समय स्थान सूचक है शब्द। ठीक है, तो ये तो हो गए यस नो क्वेश्चन वाले। अब हम एक सेंटेंस बनाएंगे WH वर्ड से शुरू होने वाला। तो इस वाक्य में देखिए, सुना रहा हूं, ये तो क्या होगी? सुना रहा है, ये तो होगी वर्ब। सुनाने का काम कौन कर रहा है? ये इसमें पूछा गया है, इट मीन्स इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट पूछा गया है, तो हमारा WH वर्ड क्या हो गया? कौन। और कौन की अंग्रेजी क्या होगी? हु मीन्स कौन। हु मीन्स कौन। इस वाक्य में आप देखिए, दूसरा ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या सुना रहा है? हमें उत्तर में क्या मिलेगा? कहानियां, ये ऑब्जेक्ट है। किसको सुना रहा है? तो ऑब्जेक्ट मिलेगा तुम्हें, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस वाक्य में भी क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए लगभग सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस प्रकार से, कुछ वाक्यों में नहीं मिलेगा, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वाक्य में हमें दोनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमारे पास वर्ड कौन से हैं? पहला क्या से निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको, और किसको से सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं एक सेंटेंस में। अब बनाने के लिए इसमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, जरा इसमें समझने का प्रयास करें आप। सबसे पहले हमने WH वर्ड, अब यहाँ कौन के लिए WH वर्ड क्या आएगा? हु। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? हु। अब देखो, जहां पर हु से क्या पूछा जाएगा? कर्ता पूछा जाएगा, सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो इट मीन्स इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम हेल्पिंग वर्ब किसको देख के लगाते हैं? सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ हु को ही सब्जेक्ट मानना है। ठीक है, तो जब WH वर्ड जहाँ सब्जेक्ट बने उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़े, तो ध्यान रखना उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इस टेंस की सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो हु के बाद क्या लगेगा? इज। ध्यान रखें, WH वर्ड के बाद अगर आपको उसे एज ए सब्जेक्ट क्रिएट करके हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो सिंगुलर आएगी, एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हु इज, हमने WH वर्ड लिख दिया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख दी, इसके बाद सब्जेक्ट इसमें पूछा गया है, इसलिए सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो पूछा ही गया है। तो हु इज, इसके बाद अब हमारे पास सब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि पूछा गया है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखना है? मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म? ING फॉर्म, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस के हम सेंटेंस बना रहे हैं। तो सुनाना क्या होता है? टेल। इसके आगे ING लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? टेलिंग। हु इज टेलिंग। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें और कहानियां। कहानियां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, तुम्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपको कहा है कि आप पहले सजीव जो ऑब्जेक्ट होगा, जो लिविंग थिंग्स होगी, उसको पहले आप लिख देंगे। ठीक है, जैसे यू है यहाँ, तुम्हें का क्या बन जाएगा? यू। हु इज टेलिंग यू स्टोरीज। हु इज टेलिंग यू स्टोरीज। अगर आप स्टोरीज को पहले लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे? हु इज
टेलिंग स्टोरीज टू यू। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, हमने स्टोरेज को पहले लिख दिया और सजीव ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा है, तो इट मीन्स यहाँ प्रीपोजिशन आएगी और दो प्रीपोजिशन यूज करनी है, टू और ए फोर। उस जिस सेंटेंस में के लिए का सेंस आए तब तो लगाना है फोर, ठीक है, और को का सेंस आए तब लगाना है टू। ठीक है, तो अधिकांश वाक्यों में आपको टू ही मिलेगा। जहाँ फोर के लिए मैंने बताया कुछ वर्ब्स बाई, ब्रिंग, परचेज, तो ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद आपको, अगर सजीव ऑब्जेक्ट आप निर्जीव के बाद लिख रहे हो तब आपको ये प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो इस प्रकार हम प्रश्नवाचक वाक्य भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रश्नवाचक वाक्य और हम बनाएंगे जिसमें सब्जेक्ट भी हो, जैसे वह तुम्हें गाली क्यों दे रहा है। वह तुम्हें गाली क्यों दे रहा है, इस वाक्य में गाली दे रहा है ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। गाली देना होती है वर्ब। ठीक है, अब गाली कौन दे रहा है, वह। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। किसको दे रहा है, तुम्हें, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों, ये WH वर्ड है, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई। ठीक है, तो इस वाक्य को इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, तो वाई की क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। अब देखो WH वर्ड के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, वह मतलब ही के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट इस वाक्य का हो गया वह, तो ही, वाई इज ही। गाली देना क्या होता है, अब्यूज, ये होती है फर्स्ट फॉर्म। अब इसके आगे ING लगा देंगे तो ई को हटा देंगे और ING लगा देंगे। वाई इज ही अब्यूजिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा, WH वर्ड, उसके बाद हमने क्या लिखी, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखा, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखना है यस नो वाले क्वेश्चन है जो क्या से शुरू होते हैं। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में एक ही काम करना है आपको, वो जो हेल्पिंग वर्ब आए उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। ठीक है, और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देना है, तो यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है आपको। ठीक है, WH वर्ड वाले तो हो सकता है कुछ WH वर्ड में अलग होगा, एकदम सेम इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें हु से क्या है, इस वाक्य में हु से कर्ता पूछा गया, तो कर्ता कहाँ से लिखेंगे, तो इसमें हु कोई कर्ता मानते हुए इसको एक एज ए अफर्मेटिव सेंटेंस ये बना है। ठीक है, तो अब इसमें सब्जेक्ट आया है तो इसकी स्ट्रक्चर सेम इसको फॉलो किया है। ठीक है, तो WH वर्ड वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है अलग अलग सेंटेंसेज में, वो हम धीरे धीरे बाकी टेंसेज में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग सभी टेंसेज की एक जैसी होगी। नेगेटिव सेंटेंस में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है।